नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग भारत के कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के कितने कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग डिटेल तरीके से बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि सबका फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में आप लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, आप लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या है, तिरंगा। क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हम लोग जानते हैं कि तिरंगा होता है। तिरंगा होता है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को कब इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक, तो आपको बता दूं कि इस तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था अंगीकृत, 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया। भारतीय झंडे तिरंगे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। तिरंगे झंडे की बीमा कितनी होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। तो यह होता है रेशियो 3 और 2 के रेशियो में। 3-2 के रेशियो में इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, ठीक। तिरंगे के सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग होता है और बीच में जो होता है वह सफ़ेद होता है और सबसे नीचे जो होता है वह क्या होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी में 24 तिल्लियां वाला एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है। ठीक है, 24 तिल्ली वाला एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है बीच वाली पट्टी में, यानी सफ़ेद में। ठीक है, तो तिरंगा झंडा इस तिरंगे को भारत में पहली बार कब फहराया गया था। भारत में पहली बार कब फहराया गया था। तो तिरंगे झंडे को भारत में पहली बार फहराया कब गया था। तो तिरंगे झंडे को भारत में पहली बार फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। 7 अगस्त 1906 में, और कहाँ पर, कोलकाता में। 7 अगस्त 1906 को तिरंगे झंडे को भारत में सबसे पहले फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को, और कहाँ पर, तो कोलकाता में तिरंगे झंडे को पहली बार फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। लेकिन विदेश में सबसे पहले झंडा कब फहराया गया था और किस देश में फहराया गया था। तो विदेश की बात करते हैं अगर हम, तो विदेश में कहाँ पर, जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी के सर स्टुअर्ट में। कहाँ पर, जर्मनी के सर स्टुअर्ट में। विदेश में कहाँ पर, जर्मनी में सबसे पहले झंडा फहराया गया था विदेश में, और कहाँ पर, जर्मनी में। कब फहराया गया था यार, यह फहराया गया था 22 अगस्त 1907 को। कब, 22
22 अगस्त 1907 को विदेश में झंडा फहराया गया था, जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है। और फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फहराने वाले व्यक्ति जो थे वह थे मैडम फहराने वाला जो व्यक्ति रहा होगा वो कौन सा व्यक्ति था? मैडम भीखाजी कामा। कौन थे? मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी में झंडा फहराया गया था, ठीक है। जर्मनी में झंडा फहराया गया था। देश का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया और कब फहराया गया? देश का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया और कब फहराया गया? देश का सबसे ऊंचा झंडा, देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था कब? 12 मार्च 2018 को। कब? 12 मार्च 2018 को। 12 मार्च 2018 को देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था। देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था और कहाँ पर? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव जिले में। कर्नाटक के बेलगांव में भारत अपने देश का यानी देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था 12 मार्च 2018 को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना था झंडे तिरंगे के बारे में, अपने देश का प्रतीक जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में इतनी जानकारी आपको जो है आपको इतना जानकारी प्राप्त करनी थी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान का। किसका बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रगान का। चलिए, हमारे देश का जो प्रतीक एक राष्ट्रगान भी है, तो राष्ट्रगान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राष्ट्रगान की बात करते हैं, अगर हम राष्ट्रगान की अगर बात करें तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? सबसे पहले आप लोग बताइए कि राष्ट्रगान क्या होता है, भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो राष्ट्रगान होता है वह होता है जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा राष्ट्रीय गान होता है। जन गण मन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जन गण मन ये हमारा राष्ट्रीय गान है। और ये किस भाषा में लिखा गया था? ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लेकिन इसको लिखने वाले कौन थे? मतलब जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन किए हैं? तो इसके रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? तो आप लोग जानते हैं जनगण मन के रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं। और इसको ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसी का जो हिंदी संस्करण है उसे संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसी का जो हिंदी संस्करण था संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो हम कहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। ठीक, जनगण मन राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो सर्वप्रथम सबसे पहले
जो राष्ट्रगान है 27 दिसंबर 1950 ईस्वी को 27 दिसंबर 1950 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। और आपको बता दूं कि उस समय जो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था उस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर। कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर। सर्वप्रथम यह कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1950 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे, यानी अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। ठीक है, इसके गाने का समय कितना होता है? तो गाने का जो समय होता है, गाने का समय 52 सेकेंड होता है। कितना होता है? 52 सेकेंड होता है। राष्ट्रगान गाने का जो समय निर्धारित किया गया है, कितना किया गया है? 52 सेकेंड किया गया है, 52 सेकेंड। लेकिन कुछ कारणवश इसे हम कम समय में भी गाते हैं। तो कम से कम समय में कितना समय में हम लोग गाते हैं इसको? कम से कम समय में गाने का टाइम कितना है? तो कम से कम समय में गाने का टाइम जो है वह है 20 सेकेंड। कितना है? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में हम लोग क्या गाते हैं? 20 सेकेंड में हम लोग क्या गाते हैं? प्रथम पंक्ति और लास्ट पंक्ति। ठीक है, प्रथम पंक्ति और लास्ट यानी अंतिम पंक्ति। 20 सेकेंड में कम से कम समय में गाया जाता है, 20 सेकेंड में। और इस 20 सेकेंड में हम लोग क्या गाते हैं? प्रथम पंक्ति और लास्ट पंक्ति यानी अंतिम पंक्ति। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए ठीक है। इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत चलिए, राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत आप लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या होता है? वंदे मातरम। यह है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्रीय गीत है। और यह वास्तव रूप में देखा जाए तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत में इसको लिखा गया था, संस्कृत में इसे लिखा गया था। लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लिखने वाले व्यक्ति मतलब इसकी रचयिता कौन किए थे? वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वंदे मातरम के रचयिता की रचनाकार हैं। ठीक है, इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो
इसे अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। और पहली बार कब गाया गया था? यह भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। कब? 1896 में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उस समय गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यानी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी समय 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और यह राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया था। और यह इसमें मूल स्तंभ में यानी जो स्तंभ था उस मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? मूल स्तंभ में सिंह कितने हैं? तो इसमें सिंह 4 हैं। सिंह कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। सिंह का प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है साहस और निर्भीकता। क्या होता है? साहस और सिंह जो प्रतीक है वह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था कब? इसे अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। ठीक है। चलिए नीचे अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते अंकित किया गया है। नीचे जो है लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है नीचे? अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में है? इसकी जो लिपि है क्या है? देवनागरी। देवनागरी इसकी लिपि है। ठीक है, यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। भारत के राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगियन कैलेंडर, जो कि शक संवत पर आधारित है। क्या है? ग्रेगियन कैलेंडर। ग्रेगियन कैलेंडर, और यह शक संवत पर आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ग्रेगियन कैलेंडर किस पे आधारित है? तो आपका जवाब होगा कि शक संवत पर आधारित है। ठीक है, इसमें पहला जो महीना होता है, पहला माह क्या होता है? तो पहला माह चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। और अंतिम माह होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। अंतिम माह जो है वह फाल्गुन होता है। इसमें सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। इसे कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ये शक संवत पर आधारित है। इसे अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। कब? अपनाया गया था इसे 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। अगर हम बात करते हैं जो कि चैत का जो पहला दिन होता है, सामान्यतः होता है, चैत का पहला दिन सामान्यतः चैत महीने का, चैत्र जो है, चैत्र माह का सामान्यतः दिन जो होता है वह चैत्र माह का पहला दिन चैत्र माह का पहला दिन सामान्यतः अगर बात करते हैं हम, सामान्यतः 22 मार्च होता है। यानी 22 मार्च को ही हम मानते हैं कि चैत महीने का पहला दिन है। चैत महीने का पहला दिन है। लेकिन अगर अधिवर्ष की बात करें हम, तो अधिवर्ष में पहला दिन हम क्या मानते हैं? अधिवर्ष में हम लोग पहला दिन जो मानते हैं उसे 22 मार्च को मानते हैं। अधिवर्ष में चैत्र माह का पहला दिन होता है 21 मार्च को, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो चैत्र माह का पहला दिन होता है 22 मार्च को। 22 मार्च को चैत्र माह का पहला दिन होता है, लेकिन अधिवर्ष है तो उसमें पहला
दिन जो होता है 21 मार्च को होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे हैं अगर हम, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है